जवाब सही, इर्रेशनल लॉजिकल जवाब। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम अगेन, दिस इज मॉन्टी स्पीकिंग एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 16 आई बिलीव, है ना? यप, 16। एंड इस लेक्चर में कल जैसे हमने ऑसिलेटर्स एंड इंडिकेटर्स पढ़ा था, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अबाउट डाइवर्जेंसेस ऑन ऑसिलेटर्स। ठीक है। तो कल हमने कुछ ऑसिलेटर्स देखे थे, जैसे कि आर एस आई, स्टोचैस्टिक आर एस आई और मैकटी वगैरह। ठीक है। अब उसमें हम डाइवर्जेंस पढ़ेंगे। ठीक है, डाइवर्जेंस क्या होती है, डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, प्लॉट कैसे करते हैं, कितनी टाइप की डाइवर्जेंसेस होती हैं, और उनकी कंफर्मेशन क्या होती है, एक्सपायरी क्या होती है। ठीक है। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। अच्छा जी। वैसे लफ्ज डाइवर्जेंस का क्या मतलब समझ आता है, क्या चीज होती है ये? डेविएशन इज अ गुड वर्ड, यस। और नहीं, रिवर्सल तो चलो वो तो कंफर्मेशन पर डिपेंड करता। और कुछ? शॉर्टिंग, स्टार्टिंग पॉइंट एक बाद में दो पॉइंट्स। कल भी हमने डाइवर्जेंस के बारे में बात की थी ना, कि एक जगह से आती हुई चीजें जो हैं वो फ्लिप हो जाती हैं। ठीक है। वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लग जाती हैं, तो फॉर दैट वी हैव टू गेट दीज थिंग्स आउट, और हमको चाहिए ऑसिलेटर। ठीक है, तो कुछ रूल्स वगैरह की बात करेंगे। उससे पहले हम जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला डाइवर्जेंस इंडिकेटर है, जिसको ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स और आर एस आई। ठीक है। चल जा भाई, खुल जा, क्या परेशानी है? ओके। सो आपने अपने प्राइस एक्शन को कंपेयर करना है आपके ऑसिलेटर के साथ। ठीक है। ठीक है। अच्छा असजद भाई, मैं पहले गोल्ड की अपडेट दे दूं या पहले डाइवर्जेंस बढ़ा दूं, मुझे बता दें। तो हेयर वी हैव आवर प्राइस एक्शन गोइंग ऑन, और क्योंकि यहीं से प्राइस प्राइस से ही डेविए वो डिराइव होता है आर एस आई या कोई सा भी ऑसिलेटर, तो दीज शुड ऑलवेज बी इन द सेम डायरेक्शन और सेम प्राइस रेंज के बीच में होने चाहिए ना। हाइज बन रहे हैं तो हाइज बनने चाहिए, लोज बन रहे हैं तो लोज बनने चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, है ना? और ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऐसा ही होता है। देखो जैसे प्राइस जो है वो लो बना रही है, अभी यहाँ पे इस पे डाइवर्जेंसी से इतनी कटी हुई है, क्या इसे कहाँ से एग्जांपल पकड़े, क्या ही बोले, कसम से क्या ही रश लगी हुई है डाइवर्जेंसी की। तो यहाँ प्राइस का लो है, ये लो है। आरएसआई ने हायर हाई बनाया, हाई बनाया, ठीक है, इसी तरह मूव हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हाई बन रहा है, ये लो बन रहा है। ठीक है, मतलब ये लो है और फिर हाई बना है, तो ये लो है फिर हाई बना है। ठीक है। आरएसआई की सेटिंग्स वही 14 ही होती है, ये कल हम पढ़ चुके हैं, 14 क्लोज। ठीक है, अब यहां से आगे लो को जब हम अगले लो से कंपेयर करते हैं, तो एक हायर लो बना है, लेकिन यहाँ पे एक लोअर लो बना है, ये चीज डाइवर्जेंस है। ठीक है। शुरू में मैं इस बात का जवाब दे चुका हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस में कुछ भी आप पढ़ते हो तो उसको जितने हायर टाइम फ्रेम पर आप यूज करोगे, उतना आपका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स की तरफ देखते हैं। डाइवर्जेंस की समझ आ रही है ना, कि जब ऑसिलेटर और प्राइस जो है वो डाइवर्ट होने लग जाते हैं, ऑसिलेटर हाइज एंड लोज बना रहा है, तो और जो प्राइस है वो लोज एंड हाइज बना रही होगी, इस तरह की कोई इन दोनों की बातें मिल रही नहीं होंगी। ठीक है, इन दोनों की बातें मिल रही नहीं होंगी।
यहाँ पे अब आपकी, और ये डाइवर्जेंसेस मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकर हो ही जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो किसी रेंज में बाउंड नहीं हुई हुई होती है ना। प्राइस ये देखो यहाँ पे $39 पे है और यहाँ पर 27 पे है। ठीक है, तो ये एक रेंज है, और अब 27 से भी नीचे है, और इससे पहले ये ठीक ठाक ऊपर थी प्राइस। ठीक है, तो ये ऊंच नीच जो है ना, प्राइस रेंज किसी में बाउंड नहीं हुई, लेकिन आरएसआई जो आपका ऑसिलेटर होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स किसी ना किसी रेंज में बाउंड हुआ होता है। जैसे आरएसआई जो है वो 0 to 100 की रेंज में बाउंड हुआ होता है। इसकी वैल्यू इससे ऊपर या नीचे नहीं आ सकती, 100 से ऊपर और 0 से नीचे नहीं आ सकती। ठीक है, तो ड्यूरिंग द प्राइस एक्शन जब ट्रैवल हो रहा होता है ऊपर नीचे, प्राइस एक्शन जा रहा होता है, इस दौरानिए में आपकी आरएसआई जब ओवरबॉट या ओवरसोल्ड एरियाज में जाता है, सेलिंग में ओवर सोल्ड में या बाइंग में ओवरबॉट में, तो वहां पर एग्जॉस्शन के टाइम पर जब ट्रेंड बहुत ज्यादा परसीव हो चुका, बहुत ज्यादा आगे जा चुका हुआ है, तो एग्जॉस्शन के टाइम पर डाइवर्जेंसेस अकर होने लग जाते हैं। ठीक है, अब इसके रूल्स की तरफ चलते हैं। पहला पहला रूल ये है जी कि आपने ये चीज़ याद रखनी है कि डाइवर्जेंसेस को वर्टिकली अलाइन करना है, वर्टिकली अलाइन। ठीक है, बल्कि उससे पहले ये आप समझ लो कि बुलिश डाइवर्जेंसेस जो हैं, बुलिश डाइवर्जेंसेस ये अकर होती हैं बेयरिश ट्रेंड में। ठीक है, और बेयरिश डाइवर्जेंसेस अकर होती हैं बुलिश ट्रेंड में, विच मेक्स डाइवर्जेंसेस टेक्निकली एक रिवर्सल एस्पेक्ट है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, डाइवर्जेंसेस जो हैं वो टेक्निकल एनालिसिस का एक रिवर्सल एस्पेक्ट है। आप ट्रेंड के एंड पर इसको ढूंढने की कोशिश करते हो। ठीक है, बेयरिश ट्रेंड के एंड पर, ताकि बुलिश रिवर्सल कैच कर सकें, और बुलिश ट्रेंड के एंड पर ताकि बेयरिश रिवर्सल कैच कर सकें। ठीक है, ठीक है, ये बात क्लियर है। जब आप ये वाली चीज समझ रहे हैं ना, अब आपने इसमें ध्यान में रखना है कि इस तरह की कहानी नहीं होनी चाहिए ड्यूरिंग द रन अप, मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, आप इस लो को इस लो के साथ और यहाँ पर आरएसआई यहाँ लोअर लो बना रहे हैं, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। क्योंकि आप बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं इन अ बुलिश ट्रेंड, ये चीज वैलिड नहीं है। ठीक है, आप बुलिश ट्रेंड में सिर्फ बेयरिश डाइवर्जेंसेस ढूंढेंगे। तो इस ट्रेंड में आप इस तरीके की ऑसिलेटर मूव कर रहा है, तो इस हाई के साथ कंपेयर करेंगे और इसको ऑसिलेटर की तरफ देखेंगे कि ऑसिलेटर क्या कर रहा है। ऑसिलेटर हायर लोअर लो लोअर हाई बना रहा है और ये हायर हाई बना रहा है, तो ये एक वैलिड डाइवर्जेंस है जो कि बुलिश ट्रेंड में रिवर्सल की तरफ इशारा कर रही है। ठीक है, इसका फिनोमेना मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये एक्चुअली होती क्या। तो बेसिकली आपका ट्रेंड जो है, आप आरएसआई में हम क्यों बात कर रहे हैं, आरएसआई की तरफ क्यों जा रहे हैं, ऑसिलेटर आरएसआई क्यों यूज कर रहे हैं, इसकी वजह ये आरएसआई इज बेसिकली स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये कल हम पढ़ चुके हैं। तो कैंडल में, करंट कैंडल में पिछली कैंडल के हिसाब से या करंट मूव में, ठीक है, जैसे ये एक मूव हो रहा है ना, ये एक मूव है, फिर ये मूव है, फिर ये मूव है, फिर ये मूव है, तो इस मूव के हिसाब से, इस मूव के हिसाब से स्विंग्स में, इस स्विंग में इस स्विंग के हिसाब से कितनी जान है, ये आपका आरएसआई बताते हैं। ठीक है, ये कल हम बात पढ़ चुके हैं। अगर आपको आरएसआई में नजर आ रहा है कि कॉइन में जान नहीं है फिर भी कॉइन पंप कर रहा है, तो ये एक फिशी सी बात है, ये एक डाउटफुल सिनारियो। ठीक है, ठीक है, लेकिन और दूसरी साइड पर आरएसआई जान मार रही है, टाइप्स की तरफ आएंगी बात, टाइप्स जब पढ़ेंगे उस पर हम क्लैरिटी में दे दूंगा। लेकिन बेसिक रूल्स में आपने ये बात याद रखनी है कि सबसे पहला जो अभी मैं बता चुका हूँ कि जब आप बुलिश ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बुलिश ट्रेंड वो कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आप बेयरिश डाइवर्जेंसेस ढूंढेंगे। मैं रिपीट करूंगा, जब हम डाइवर्जेंसेस की टाइप पढ़ेंगे मैं रिपीट कर दूंगा। ठीक है,
तो जब आप बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं तो बुलिश ट्रेंड में आप बेरिश डाइवर्जेंसेस ढूंढेंगे और बेरिश ट्रेंड में बुलिश डाइवर्जेंसेस ढूंढेंगे। ये पहला पहला रूल है, क्लियर है। दूसरी चीज, जब आप बुलिश ट्रेंड में बेयरिश डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं, या सिंपली बोलूं तो जब आप बेयर डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं, बेयरिश डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं, तो सिर्फ आप हाइज को कंपेयर करेंगे, ठीक है, और बुलिश ट्रेंड के हाइज को ऑसिलेटर के हाइज के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। या इन अ सिंपलर वर्ड, आपने हाइज को देखना है, ऊपर से देखनी है बेयरिश डाइवर्जेंस, ठीक है। ऑसिलेटर को भी ऊपर से मैयर करना है और डाइवर्जेंस को भी ऊपर से मैयर करना है। ऊपर मतलब हाइज को हाइज के साथ कंपेयर करना है, ऑसिलेटर को के हाइज को उसके प्राइस एक्शन के हाइज के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। और हाइज इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि हम बेयरिश डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हैं, और बेयरिश डाइवर्जेंस हम बुलिश ट्रेंड में ढूंढते हैं, और बुलिश ट्रेंड की एग्जॉस्शन में ढूंढते हैं, मतलब नए टॉप्स बन रहे होंगे, उन टॉप्स को हम कंपेयर करेंगे विद ऑसिलेटर टॉप्स, ठीक है। ये बात क्लियर है। इसी का कन्वर्स ट्रू है, इनवर्स ट्रू है आपकी बेरिश डाइवर्जेंस के लिए, कि आप बुलिश डाइवर्जेंस के लिए, कि आप बेरिश ट्रेंड में, द ट्रेंड हियर इज बेरिश, ठीक है, बेरिश ट्रेंड में आप लोज को लोज से कंपेयर करेंगे, मतलब नीचे से मैयर करेंगे प्राइस को, ठीक है। प्राइस और ऑसिलेटर दोनों के लोज लोज चेक करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस को हाई से और ऑसिलेटर को लो से मैयर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज लाइंस हैं, इनमें आपको डाइवर्जेंसेस समझ आ रही हैं, ऑरेंज लाइंस में, कि प्राइस हाई, हायर हाई, प्राइस हाई पुश कर रही है, लेकिन ऑसिलेटर कह रहा है हाई कैसे पुश कर रही है, हालांकि इस स्विंग में जान ही नहीं है, पिछली स्विंग से रिलेटिवली जान ही नहीं है। तो दैट्स एन इंडिकेशन कि प्राइस इज मेकिंग अ प्राइस इज बेसिकली ग्रैबिंग लिक्विडिटी, मैनिपुलेशन हो रही है, जो मर्जी लफ्ज दो, लेकिन आपका ये कंफर्मेशन आपको रिसेंटली मिल जाएगी कि प्राइस नीचे की तरफ ट्रेंड पकड़ने वाली है, ठीक है। और इन द अदर सिनारियो जिसमें हम बुलिश ट्रेंड कंसिडर करते हैं, उसमें आपका जो वो है लोज हैं, उनको आप ऑसिलेटर के लोज से कंपेयर करते हैं और ट्रेंड का रिवर्सल पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेरिश डाइवर्जेंसेस आप जब ढूंढते हैं तो आप ट्रेंड का रिवर्सल पकड़ रहे हैं, ठीक है, बुलिश की तरफ, और बुलिश बेरिश की तरफ, बुलिश से बेरिश की तरफ। जब हम बेरिश डाइवर्जेंस ढूंढते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस इज अ गेट जिससे आप जब गो थ्रू करते हैं तो ट्रेंड बेरिश हो जाता है, ठीक है। और बुलिश डाइवर्जेंस इज अ गेट जब ट्रेंड उसमें से गुजरता है। एक्यूरेसी आप पर होती है, इसकी सारी कहानी एक्सप्लेन करता हूँ कि कब एक्सपायर हो जाएगी वगैरह वगैरह सब बताता हूँ, सब्र रख लो, मेरे से आगे मत भागो। ये वाली बात क्लियर है। सो हम हाइज देख रहे हैं फॉर बेयरिश डाइवर्जेंस एंड लोज कंपेयर कर रहे हैं फॉर बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज है आपने ध्यान में रखनी है, दैट इज कि आप वर्टिकल अलाइनमेंट से देख रहे हैं इसको, ये वाले हाई को ऑसिलेटर के उसी हाई के साथ और अगले हाई को ऑसिलेटर के उसी हाई के साथ कंपेयर करना। ये चीज बदलानी नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि आप हाई ये वाला चूज कर रहे हो और यहाँ पर ये वाला हाई यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये कोई कनेक्शन नहीं बिठाना, वर्टिकली अलाइंड रहनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। वर्टिकल अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर ये वाला लो है और इस लो को मैं इस लो के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, ऐसी बात है यार, ठीक है। तो इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना, वर्टिकली अलाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, लोज को लोज से, हाईज को हाई से कंपेयर करना है, और सेम ट्रेंड में रिवर्स ढूंढना है, मतलब बुलिश में बेरिश, बेरिश में बुलिश, ठीक है। ये चीजें क्लियर हैं, कोई मसला परेशानी नहीं है।
हेलो। नहीं सोए में। ओके। नेक्स्ट थिंग इज कि बेहतर डाइवर्जेंसेस कहाँ पर अपेयर होती हैं। ठीक है, बेहतर डाइवर्जेंसेस कहाँ पर होती हैं। कल हमने ऑसिलेटर्स के बारे में एक चीज पढ़ी थी कि जितने दूर मिड रेंज से ये जो 50 वाला एरिया है, जितनी दूर, जैसे मैकडी के लिए ये जीरो लाइन होती है, जितने दूर क्रॉसेस अपेयर होते हैं उतनी अच्छी बात होती है, और जितने नीचे अपेयर होते हैं उतनी अच्छी बात होती है। तो आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो दो एरियाज हैं ना, इसके ऊपर और इससे नीचे वाला, दैट इज द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरिया। इसमें बेहतरीन किस्म की डाइवर्जेंसेस अपेयर होती हैं। ठीक है, मतलब कॉइन जो है अगर इस एरिया में डाइवर्जेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट वॉन्ट बी दैट मच इफेक्टिव एज कंपेयर टू जब डाइवर्जेंस इस एरिया में अपेयर हो रही है, यहाँ हाईज में या यहाँ लोज में। ठीक है, ये बात भी क्लियर है। तो आपने ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरियाज में डाइवर्जेंसेस ढूंढनी है। बेहतरीन डाइवर्जेंसेस जो है ना वो ओवरबॉट ओवरसोल्ड एरियाज में अपेयर होती हैं। और जैसे जैसे ये 50 के पास पास आती जाती है, मतलब कि ये वाली जो डाइवर्जेंस है ये बेहतर है इस डाइवर्जेंस से। ठीक है, और ये वाली बेहतर है इससे, फिर ये वाली बेहतर है इससे। ठीक है। अब इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि डाइवर्जेंस रीसेट हो जाती है जब वो 50 एरिया टच करता है। ठीक है, रीसेट मतलब डाइवर्जेंस का इफेक्ट प्राइस पर खत्म हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पर डाइवर्जेंस अपेयर हुई है तो ट्रेंड यहाँ पर भी बेयरिश ही रहेगा क्योंकि डाइवर्जेंस यहाँ पर अपेयर हुई है तो इसको ऐसे समझना है कि डाइवर्जेंस का एक साया होता है, एक शैडो होता है प्राइस पर। ठीक है, वो शैडो कब उस प्राइस जो है वो शैडो से कब बाहर निकलती है, इसकी कुछ एक्सपायरेशंस और टीपी वाला सिचुएशन है, और उसमें से पहली चीज है कि जब 50 पर आरएसआई टच करता है। ठीक है, जब 50 एरिया को आरएसआई टच करता है। अब इसमें ये बात याद रखनी है, ये थोड़े से नए लड़के जब ये सीख रहे होते हैं तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब आप डाइवर्जेंस ढूंढ रहे हो ना, तो यहाँ से प्राइस ऊपर आई है और ये यूं डाइवर्जेंस अपेयर हुई है, ये डाइवर्जेंस प्राइस में प्राइस हायर हाई प्रोड्यूस कर रही है। क्या ये डाइवर्जेंस वैलिड है? ये डाइवर्जेंस वैलिड नहीं है। क्यों वैलिड नहीं है? बिकॉज इसका मिडल जो है वो 50 एरिया टच कर रहा है। ठीक है, तो आरएसआई के दो टॉप्स बनने के लिए मिडल लो होना चाहिए ना, नीचे होना चाहिए मिडल, है ना। और दो बॉटम्स बनने के लिए मिडल जो होना चाहिए वो थोड़ा ऊपर होना चाहिए, एम और डब्ल्यू वाली सिचुएशन में 50 टच नहीं करना चाहिए। जो मिडल है वो 50 टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज वी हैव अ डाइवर्जेंस हियर। ये क्लियर नजर नहीं आएगी आपको। दैट्स वैलिड। धुन 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 धुन। इधर अब ट्रेंड में नजर ही नहीं आ रही कोई सही सी डाइवर्जेंस। अच्छा ये वाली चलो। नहीं, नॉट दैट गुड। ये इतनी अच्छी कोई डाइवर्जेंस नहीं है। नॉट अ गुड वन ईदर, नॉट अ गुड वन ईदर, नॉट अ गुड वन ईदर। दैट्स अ गुड वन, ओके। अब ये देखो, प्राइस क्या कर रही है? लोअर लो बना रही है। ठीक है, प्राइस लोअर लो बना रही है और आरएसआई हायर लो बना रहा है। क्या ये एक अच्छी डाइवर्जेंस है? ये डाइवर्जेंस वैलिड नहीं है बिकॉज इसका मिड एरिया जो है वो 50 टच कर रहा है। क्या?
ये बात क्लियर है? तो जो दो लोज आप कंपेयर कर रहे हो, या इन इनवर्स केस में, ये मैं इसको उल्टा कर रहा हूँ, इनवर्स केस में दो टॉप्स जब आप कंपेयर कर रहे हो तो मिडल जो है वो 50 एरिया टच नहीं करना चाहिए। ठीक है जी, रिएक्शन सॉर्ट ऑफ आया है, लेकिन ये अच्छी डाइवर्जेंस नहीं। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो हम ये कुछ रूल्स वगैरह निकाले हैं कि वर्टिकली अलाइनमेंट होनी चाहिए, हाइज को हाइज से, लोज को लोज से कंपेयर करना चाहिए, मिडल वाला जो पॉइंट है वो 50 टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, और ओवर बॉट ओवर सोल्ड एरिया में डाइवर्जेंस अपेयर होनी चाहिए, एंड लास्टली बुलिश ट्रेंड में बेयरिश डाइवर्जेंस और बेयरिश ट्रेंड में बुलिश डाइवर्जेंस अपेयर होनी चाहिए। ये 5 रूल्स हैं, याद है? समझ आ गई है? इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। अब इसकी उसका क्या नाम है, डाइवर्जेंस में रूल्स का जो नेक्स्ट पार्ट है, दैट इज नोटिंग करने के लिए ना, जब वो रिकॉर्डिंग देख रहे होगे तो फिर नोटिंग कर लेना, ठीक है? तो इसका जो अगला पार्ट है, दैट इज के डाइवर्जेंस की कंफर्मेशन क्या होती है और एक्सपायरी क्या होती है। ठीक है, अब आप डाइवर्जेंस देखी है, डाइवर्जेंस प्ले आउट हो ही नहीं रही, तो ये क्या, इससे कैसे बचा जाएगा, या इसको कैसे देखा जाएगा कि क्या डाइवर्जेंस अब काम करेगी भी या नहीं काम करेगी? ठीक है, सो लेट्स सपोज दिस इज अ वैलिड बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, लेट्स जस्ट सपोज, क्योंकि हम मुझे अब यहाँ पे सामने सामने कोई और एग्जांपल नजर नहीं आ रही। तो लेट्स सपोज दिस इज अ वैलिड बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है, कंफर्मेशन ये होती है जी कि जहां जिस कैंडल पर, जिस लो के कंपेयर, जिस सेकंड लो के कंपैरिजन पर कैंडल क्लोज हो गया तो डाइवर्जेंस प्रिंट हो गया ना, ये 14 यहाँ पे RSI 14 यहाँ क्लोज हो गया, अब अगला RSI प्रिंट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल अगर ग्रीन क्लोज हो जाती है और इन बेयरिश केस रेड क्लोज हो जाती है, तो वो डाइवर्जेंस कंफर्म हो जाती है। ठीक है, या आप ऐसे समझें कि लोग उसमें बाइंग इन घुसाने लग जाए। इसकी बहुत सारी कंफर्मेशन होती हैं कि हाँ जी, आपका इस एरिया पे वॉल्यूम आना शुरू हुआ है या नहीं आना शुरू हुआ। अगर इस कैंडल पर हम वॉल्यूम देखें, खुल जाओ सिम सिम, आ जा भाई मेरे। मेरा क्या मसला है भाई, क्या वो नहीं चल रही चीजें? ओके, सो इफ यू सी हियर, आपका जो कैंडल वॉल्यूम है दैट इज नॉट दैट मच। ठीक है, एक सेकेंड। अब जब हम वैलिड डाइवर्जेंस वगैरह की तरफ जाएंगे ना, तो हम हमें वॉल्यूम वगैरह नजर आने लग जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये डाइवर्जेंस प्ले आउट नहीं हुई, मैं आपको इसकी एक्सपायरी समझा रहा हूँ। ठीक है, सो लेट सपोज यहाँ पर वॉल्यूम ठीक था। अब ठीक वॉल्यूम मतलब कि आपका वॉल्यूम थोड़ा बहुत रिलेटिव टू द प्रायर कैंडल्स ना थोड़ा बहुत बेहतर हो। अब ये बिल्कुल सोया हुआ है, इतना कि इतना वॉल्यूम नहीं है इस कैंडल में, तो we'll consider it this volume candle as not that efficient। ठीक है, लेकिन अगर ग्रीन में क्लोज हो गया तो आप ये कंसिडर करेंगे कि पॉसिबली बुलिश रिएक्शन जनरेट होना चाहिए। ठीक है, अब इस कैंडल को मिलाकर, ये वाली कैंडल को, ओहो, इस कैंडल को मिलाकर आपने अगली 14 कैंडल्स देखनी है, क्योंकि RSI की लेंथ कितनी होती है, 14 होती है ना।
तो आपने इस कैंडल को मिलाकर अगली 14 कैंडल्स तक एक रेंज बना लेनी है कि अगर इस रेंज के अंदर अंदर प्राइस पंप ना हुई या राइज ना हुई, राइज कहाँ तक होनी है वो मैं अभी बताता हूँ, टीपी का कितनी होती है मैक्सिमम, ठीक है। लेकिन अगर इस रेंज के, इस कैंडल के, अब ये मैंने 14 कैंडल्स गिनी है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो इस ब्लैक कैंडल से पीछे तक अगर तो रिएक्शन ना आया, प्राइस राइज होना ना शुरू हुई, तो इसके बाद प्राइस डाइवर्जेंस के शैडो से बाहर निकल जाएगी। ठीक हो गया, ये क्लियर है? ये वाला पॉइंट लोगों को समझते थोड़ा टाइम लगता है, आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? हेलो? अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिस कैंडल पर कंफर्मेशन हो रही है ना, उस कैंडल समेत आपने आगे एक 14 कैंडल्स की रेंज बनानी है। ये हम अभी भी बना सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर कंफर्मेशन हुई है कैंडल की, मैं इस कैंडल के ऊपर वो रख के, ये मेजरमेंट टूल रख के, इस कैंडल के ऊपर मैं राइट साइड की तरफ, ये देखो ऊपर बार्स लिखा आ रहा है ना, बार्स, ये 14, इधर आके मैं ऑल्ट वी दबाऊंगा, यहाँ पे, यहाँ पे चलना, ठीक है। तो ये आपकी 14 कैंडल्स यहाँ से इधर तक, ये 12 13 14, ठीक है। तो ये यहाँ से इस कैंडल पे कंफर्मेशन हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक 14 कैंडल्स। अगर इस रेंज के बीच में आपको रिएक्शन नजर नहीं आया, दैट मीन्स के डाइवर्जेंस एक्सपायर हो गया। बेशक प्राइस साइडवेज मूव कर रही है, या टॉप में जा रही है या बॉटम में जा रही है, लेकिन ऐसे रिजेक्शन टाइप, ऐसे ड्रॉप वगैरह नजर ना आया बेरिश डाइवर्जेंस के बाद, या पंप वगैरह नजर ना आया बुलिश डाइवर्जेंस के बाद, तो दैट मींस के प्राइस जो है विल नॉट गिव एनी रिएक्शन टू दैट, या आप अपने, इसके बाद बेशक प्राइस पंप हो जाए, लेकिन आप उसको डाइवर्जेंस का पंप नहीं बोलेंगे। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है? एक ये इसकी एक्सपायरी है, ठीक है, कि जब डाइवर्जेंस अपने वो एक्सपायरी डेट पर पहुंच जाती है, ये इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के बाद एक्सपायरी लिखी होती है ना, ये एक्सपायरी है इसकी, ठीक है, कि बेस्ट बिफोर 14 कैंडल्स, ठीक है। ऑल्ट वी से साइन, ऑल्ट वी दबाते होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है? किसी को और परेशानी तो नहीं है? समझ आ रही है? हेलो? ओके, मूविंग ऑन। दूसरी है जी के टीपी कैसे निकालते हैं, इसकी डाइवर्जेंस की टीपी। अच्छा, इसके बाद एक और एक्सपायरी भी होती है, उसकी तरफ हम चलते हैं। मैं दूसरी एक्सपायरी एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि यहाँ पे वो ऐसे समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो लाइव लाइव प्राइस एक्शन पर जब आप देख रहे होते हैं ना, तो डाइवर्जेंस देख रही होती है, ठीक है। अब जैसे लेट से यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आपने ये इग्नोर करना है कि बीच में ये 50 टच हुआ हुआ है, ठीक है। अब क्योंकि ये 50 टच हुआ हुआ है ना, तो डाइवर्जेंस नहीं है। लेकिन अगर आप यूं देखें, ये हाई है और ये लो है, और ये हाई है और ये हायर हाई है ना, इस तरह डाइवर्जेंस है, लेकिन ये डाइवर्जेंस वैलिड नहीं है ना, वैलिड नहीं है ना, क्योंकि इसका मिडल जो है वो 50 से बहुत नीचे है, 1 ओवर सोल्ड सा गया हुआ है। लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट इसको समझें, ठीक है, अभी मैं समझा रहा हूँ जो चीज उसको समझें, ठीक है। हेलो? अब ये जो दो दूसरी एक्सपायरी है ना, वो हारमनी की है, अभी तक डाइवर्जेंस है ना इसमें। हारमनी में ये कब चला जाएगा कि प्राइस अभी नीचे आने के बजाय, जैसे ग्रीन कैंडल्स क्लोजेस हो रहे हैं ना, अगली ग्रीन कैंडल क्लोज हो, फिर ग्रीन क्लोज हो, फिर ग्रीन ग्रीन क्लोज हो, तो कैंडल जो है वो, आरएसआई जो है वो प्राइस के साथ हारमनी में चला जाए, कि प्राइस भी अब हायर हाई बना रही है। हारमनी मतलब सेम 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 सेम, ठीक है। अब सेम सेम हो गया ना, ये हाई है और ये हायर हाई है, ये हाई है और हायर हाई है, सिंक में चले गए हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है? तो इस तरह डाइवर्जेंस भी एक्सपायर हो जाती है। जो डाइवर्जेंस कंफर्म नहीं हुई अभी तक, वो एक्सपायर हो गई है, ठीक है। एक हेलो, टीपी वाली कहानी की तरफ चलें।
ओके, सो लेट्स गो फॉर द टीपी सेक्शन। डाइवर्जेंस की जो टीपी अभी हमने शुरू में बात की कि इस रेंज में अपेयर होने वाली डाइवर्जेंस बहुत अच्छी डाइवर्जेंस होगी, और इस रेंज में अपेयर होने वाली डाइवर्जेंस बहुत अच्छी डाइवर्जेंस होगी, जिसकी टीपी, जैसे ये डाइवर्जेंस है फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये ओवरसोल्ड जोन में अपेयर हो रही है ना डाइवर्जेंस, इसकी टीपी यहाँ तक है। ये जब 50 टच किया ना इसने, ये टीपी है इसकी बस। डाइवर्जेंस क्योंकि रीसेट हो जाती है 50 टच होते साथ ही। ठीक है, तो जब आरएसआई पर 50 टच होगा, आप डाइवर्जेंस से ये समझेंगे, बेशक अब कॉइन ओवर पंप हुआ है ये कंसर्न नहीं है, लेकिन डाइवर्जेंस ने जितना, डाइवर्जेंस जितना प्राइस पुश कर सकती है ना, दैट्स मैक्सिमम इज, दैट मैक्सिमम पॉइंट इज कि डाइवर्जेंस जो है वो 50 टच कर दे, आरएसआई 50 टच कर ले, ये मैक्सिमम है। ठीक है, एसएल आप खुद मैनेज करते हैं इसका, वो लास्ट लोज के नीचे लगाएं या जैसे मर्जी, लेकिन वो आरएसआई से नहीं निकलता एसएल। ठीक है, आप अपना बेयरेबल एसएल लगाएं या पिछले सपोर्ट पर लगाएं या वट एवर, जहाँ पर मर्जी जिधर बेयर होता है आपसे, जहाँ पर आपको लगता है प्राइस नीचे नहीं जाएगी, वो आप दूसरे ये एस्पेक्ट से निकालते हैं कि फिबोनाची लेवल हो गया या गोल्डन पॉकेट और वट एवर कुछ भी। ठीक है, डाइवर्जेंस का एसएल यहाँ से नहीं निकलता। ये बात क्लियर है जी। टाइप्स की तरफ चलें, डाइवर्जेंस की कुछ टाइप्स होती हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं डाइवर्जेंस की। ये अब समझने में मसला नहीं होना चाहिए, ये चीट शीट बनी हुई है, इसको देखते जाएं और समझते जाएं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको तसल्ली से देख लें। ये जो ग्रीन लाइन है ये प्राइस रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो टर्कोइज सी और अजीब से कलर की लाइन है ये ऑसिलेटर को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ये तसल्ली से देख लें। ये डाइवर्जेंसेस का चार्ट देख लें, और इसकी वो देख लें कि डाइवर्जेंसेस कौन कौन से टाइप की होती हैं। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग हियर इज, स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस में जो एक्चुअली हम ट्रेड करते हैं, सबसे ज्यादा जो ट्रेड डाइवर्जेंस ट्रेड होती है वो ये वाली डाइवर्जेंस है, और ये वाली डाइवर्जेंस है। ठीक है, सबसे ज्यादा ये वाली डाइवर्जेंस ट्रेड होती है, बुलिश और बेयरिश में। अच्छा, क्रिप्टो में आपको इक्वल लोज बहुत कम मिलेंगे, इक्वल हाइज बहुत कम मिलेंगे, बेशक वो ये वाला प्राइस में हो या फिर ऑसिलेटर में हो। ठीक है, बहुत कम मिलेंगे, इसी वजह से ये वीक डाइवर्जेंसेस में कंसिडर होती हैं, इधर भी मीडियम में। और ऐसे समझें कि ये वाली डाइवर्जेंस आप छोड़ दें, ये छोड़ लें बेशक, ये छोड़ दें और ये छोड़ दें। जो डाइवर्जेंसेस आपने याद रखनी है, दैट इज दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, इनको मैं सिंपली अभी समझा देता हूँ, इक्वल लोज एंड हाइज वाली को रहने दें। सो मैं साइड पर ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, सो प्राइस जो है वो लोअर लो बना रही है। ठीक है, बेयरिश ट्रेंड में प्राइस लोअर लो बना रही है, और जो ऑसिलेटर है वो हायर लो बना रहा है। दैट्स अ ग्रेट बुलिश डाइवर्जेंस। और इसकी टेंडेंसी आप देखें, प्राइस कहाँ पे मूव होगी, उसकी अगली कैंडल की कंफर्मेशन देखें, एसएल लगाएं, टीपी लगाएं, एंड ट्राई टू यूज दिस कन्फ्लुएंस एज योर एंट्री और वट एवर। ठीक है, ये बात क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज योर रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस या स्ट्रॉन्ग बेयरिश डाइवर्जेंस, दैट इज जब प्राइस जो है वो हायर हाई बना रही है। ठीक है, और ऑसिलेटर जो है वो लोअर हाई बना रहा है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे लो से मैयर कर रहा हूँ, ये हाईज मैयर कर रहा हूँ।
सही है। फिर इनको हम रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस कहते हैं, और इसके बाद इन्हीं एस्पेक्ट्स को फ्लिप करते हैं हम। अब यहाँ पर जो बात है ना वो है ट्रेंड कंटिन्यूएशन की। अभी मैंने बोला कि डाइवर्जेंसेस जो हैं वो उसमें अपेयर होती हैं उल्टे ट्रेंड में, लाइक बेयरिश ट्रेंड में बुलिश और बुलिश ट्रेंड में बेयरिश। लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो हिडन डाइवर्जेंसेस होती हैं वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अपेयर होती हैं इसमें। अब क्या ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है मेरी बात में? वो कॉन्ट्रडिक्शन इस वजह से है कि जब आपका ट्रेंड जो है, जो रेगुलर बेयरिश डाइवर्जेंस है ना, वो इस तरह होती है कि ट्रेंड एक्चुअली प्राइस जो है वो लोज क्रिएट कर रही होती है, और यहाँ पे प्राइस हाईज क्रिएट कर रही होती है। तो ट्रेंड अभी तक बेयरिश हुआ नहीं है, इसमें ट्रेंड अभी तक बेयरिश हुआ नहीं है। सही है। और इसमें ट्रेंड अभी तक बुलिश नहीं हुआ। बेयरिश कब बुलिश कब होगा? जब ये वाला हाई ब्रेक हो जाएगा, है ना। और बेयरिश कब हो जाएगा? जब ये वाला लो ब्रेक हो जाएगा। ये मार्केट स्ट्रक्चर पता है ना? याद है सारों को? ओके, आई होप दिस इज इनफ ड्राइंग फॉर यू। क्या मुझको ये अब डिलीट मारनी पड़ेंगे? ओके जी। लेकिन जो आपकी वो हैं रेगुलर के बाद जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंसेस होते हैं, उसमें ये होता है कि जी प्राइस जो है वो ऑलरेडी हाईज क्रिएट कर रही होती है। ये लो बनाया, प्राइस अब यहाँ पे चली गई है। ठीक है, डाइवर्जेंस यहाँ नहीं अपेयर होगी, डाइवर्जेंस यहाँ अपेयर हो रही होगी। हाई ऑलरेडी ब्रेक हो चुका हुआ है, ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, लेकिन इस पॉइंट पे ऑसिलेटर आपको लोअर लो दे रहा होगा। अब आपने इसको ऐसे समझना है कि प्राइस जो है वो कह रही है कि मैं तैयार हूं ऊपर जाने के लिए, और ऑसिलेटर अभी तक जान लगाई ही नहीं है। दैट मीन्स के प्राइस के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंसेस बहुत कम मिली हैं और डिमांड बहुत ज्यादा है। तो अब पंप जो है वो इज वेरी लाइकली। ठीक है। तो ये जो है ये हिडन डाइवर्जेंसेस जो है ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन में अपेयर होती हैं, लेकिन ये बात याद रखनी है, ये रिवर्सल के फौरन बाद अपेयर होती हैं। ये नहीं कि एक चलते हुए ट्रेंड में, ऐसे नहीं होगा कि डाइवर्जेंस यहाँ पर, हिडन डाइवर्जेंस इधर कहीं अपेयर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल रिवर्सल के बाद अपेयर होगी कि ये पीछे ट्रेंड बेयरिश था तो यहाँ अपेयर नहीं हुआ कुछ भी, यहाँ डाइवर्जेंस अपेयर हुई। ठीक है। तो ये हम डाइवर्जेंस अभी ट्राई करेंगे ढूंढने की, बुलिश उसकी हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। ठीक है। तो ये हिडन बुलिश डाइवर्जेंस हो गई, और ये हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस है जिसमें ट्रेंड ऑलरेडी बेयरिश हो जाता है। ठीक है। ट्रेंड ऑलरेडी बेयरिश है, लेट मी मेक अ क्लियरर वन। ट्रेंड ऑलरेडी बेयरिश है। ठीक है। और ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। तो और ऑसिलेटर जो है वो हाई पंप कर रहे हैं, ऐसे हाई में। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। ठीक है। और बाकी ये इक्वल लोज एंड इक्वल हाइज वाली हैं, ये बेशक आप इस्तेमाल करें, इग्नोर मारें। अच्छा, ये बात याद रखनी है कि ये याद रखना कि बुलिश डाइवर्जेंस है, बेयरिश डाइवर्जेंस है, सिर्फ ये मायने रखता है। ये मायने नहीं रखता कि हिडन बुलिश है या रेगुलर बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, दैट डजंट मैटर। आपको कन्फ्लुएंस चाहिए। ठीक है। तो अभी जब हम डाइवर्जेंसेस देखेंगे, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये देखो ये हिडन है, ये बुलिश है, ये रेगुलर है, ये वो है, ये फलान है, ये टिमकान है। मैं सिर्फ ये आपको पॉइंट आउट करके दिखाऊंगा जितनी भी मेरे से ढूंढने हुई कि ये एक डाइवर्जेंस है और यहाँ पर कोई डाइवर्जेंस नहीं है, क्योंकि दैट्स ऑल व्हाट मैटर्स इन प्रैक्टिकल ट्रेडिंग। ठीक है। और ठीक है, हेलो। तो लेट्स जंप ऑन टू अ लोअर टाइम फ्रेम ताकि हम इसका थोड़ा ज्यादा स्पाइक्स में फाइंड कर सकें डाइवर्जेंसेस। सी हियर, क्या डाइवर्जेंस है? क्रिएटिंग अ हाई, क्रिएटिंग अ हाई, कोई डाइवर्जेंस है? हाँ, किधर है डाइवर्जेंस? हाइज एंड हाइज बन रहे हैं, कौन कह रहा है यस डाइवर्जेंस है? कोई डाइवर्जेंस नहीं है इधर। ठीक है। देन अगेन, अच्छा एक चीज शुक्र है मुझे अभी याद आ गई, विच इज वेरी वैलिड हेयर, अभी मैंने देख लिया तो याद आ गई। द थिंग हेयर इज के डाइवर्जेंसेस फाइंड कहाँ से करने हैं? मैं पर्सनली कैंडल टू कैंडल और बॉडी टू बॉडी दोनों हार्मनी में हो, मैं वो डाइवर्जेंस पसंद करता हूँ। ठीक है। अभी देखो यहाँ पर
बॉडी टू बॉडी अगर आप फाइंड करो तो कैंडल में डाइवर्जेंस है ना। लेकिन विक टू विक अगर आप देखो तो डाइवर्जेंस नहीं है। समझ आ रही है बात। बॉडी टू बॉडी डाइवर्जेंस है, ये देखो। बॉडी टू बॉडी डाइवर्जेंस है, लेकिन कैंडल टू कैंडल वो विक टू विक डाइवर्जेंस नहीं है। सही गलत कुछ नहीं होता ट्रेडिंग में। अब इस डाइवर्जेंस में, इस केस में, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं ना, मैं हूँ, आप हो, वगैरह वगैरह, ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है। ठीक है, ये दो ग्रुप्स बन जाते हैं। अब जो दो ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं जी, कि एक ग्रुप कह रहा है डाइवर्जेंस है, एक कह रहा है डाइवर्जेंस नहीं है। तो इस कॉन्ट्रडिक्शन में आपने पढ़ना नहीं है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि जब बॉडी में भी डाइवर्जेंस अपेयर हो रही हो और विक में भी अपेयर हो रही हो, ठीक है, बॉडी वाइज भी डाइवर्जेंस हो एंड विक वाइज भी डाइवर्जेंस हो। ठीक है। हेलो। मैं ये प्रेफर करूंगा, अगर कैंडल की बॉडी यहाँ नीचे क्लोज हुई होती है, दैट वुड बी अ गुड डाइवर्जेंस। अगर विक इस कैंडल के ऊपर होती ना, यहाँ कहीं पे होती, तो मैं इस डाइवर्जेंस को प्रेफर करता। क्योंकि वो ट्रेडर्स जो ये कह रहे हैं कि जी डाइवर्जेंस है बिकॉज ऑफ विक, और वो ट्रेडर्स जो कह रहे हैं डाइवर्जेंस है बिकॉज ऑफ बॉडी, दोनों एक ही पेज पर होते हैं जब ये बात हुई होती है। ठीक है, तो यू गेट मोर सेलिंग और बाइंग प्रेशर। अब मैं क्या देख रहा हूँ, मैं वर्टिकल लाइन कंपेयर कर रहा हूँ, ट्रेंड देख रहा हूँ। पहले पहले अभी देखो साइडवेज मार्केट है ना, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस अपेयर बेशक होती है, तो कोई काम नहीं होता इसका। डाइवर्जेंस ट्रेंडिंग मार्केट में अपेयर होती है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूसली डाइवर्जेंस प्रिंट हो रही है। हेयर लोज 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 एंड हाइज एंड हाइज एंड हाइज एंड हाइज। ठीक है। एंड देन इट वेंट ऑन टू हिटिंग दिस पार्ट ऑफ 50 लेवल। ठीक है, 50 एरिया, और ये डाइवर्जेंस ने अपनी डाइवर्जेंस वाइज टीपी हिट की है। ठीक है। हाँ, टीआरबी में चेक करें ताकि आपको अपडेट मिल जाए, है ना। जी खुदा की कसम। अभी ये देखो अगेन बेयरिश डाइवर्जेंस पे, ट्रेंड बेयरिश है, और ट्रेंड और हाइज बन रहे हैं ऑसिलेटर में, इक्वल लोज ऑलमोस्ट अपेयर हो रहे हैं। अब यहाँ पर ये अगर चेंज होता ना, यहाँ पर एक हाई क्रिएट हुआ होता, ये प्राइस हाई जाकर नीचे आई होती है, दैट वुड बी अ ग्रेट डाइवर्जेंस, कि ये लोज क्रिएट हो रहे हैं और ये हाइज क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, वो एक बेहतरीन डाइवर्जेंस होती है, क्योंकि इसके दोनों जो वो है ना हाइज हैं, वो ओवरसोल्ड एरिया में, ओवरबॉट एरिया में। ठीक है। नो डाइवर्जेंस हियर। हायर टाइम फ्रेम देखते हैं, शायद वहाँ कुछ नजर आ जाए। लोअर पे तो इतना कुछ नहीं है। दैट्स समथिंग, नथिंग हियर। अब ये देखो अगेन एक ग्लिच है यहाँ पे, बॉडी वाइज है, लेकिन अभी देखो 50 भी टच नहीं हुआ हुआ। ठीक है, बॉडी वाइज डाइवर्जेंस है, विक वाइज डाइवर्जेंस है नहीं है, लेकिन बॉडी वाइज डाइवर्जेंस है। ठीक है। अगेन सेम चीज, बॉडी वाइज डाइवर्जेंस है और विक वाइज डाइवर्जेंस है, बॉडी वाइज डाइवर्जेंस नहीं है। आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है। ठीक है, ऐसी डाइवर्जेंस है आप क्योंकि क्लैरिटी चाहिए होती है, इस वजह से डाइवर्जेंसेस के लिए पीछे नहीं भागना। नाउ दैट्स व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। क्या ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। सही है, यहाँ से इस ट्रेंड को देखें ना, तो ये ट्रेंड बेयरिश है, हालांकि ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। ठीक है,
लेकिन इस ट्रेंड को अगर आप देखो, इस लोअर रिट्रेसमेंट को, बिकॉज वी ब्रोक डाउन दिस वन ना, इसकी वजह से, तो ये लो एंड ये लो, लोअर लो बन रहा है, और बॉडी वाइज भी लोज एंड लोज बन रहे हैं, एंड लोज एंड हाइज बन रहे हैं उसमें, RSI में। ठीक है, सो दैट्स अ वैलिड डाइवर्जेंस। ये पोटेंशियल होती है डाइवर्जेंस में। ये देखो, लोज एंड लोज एंड लोज एंड लोज एंड लोज क्रिएट हो रहे हैं, और यहाँ पर डाइवर्जेंस बिल्ड होती जा रही है, ये लोज बनते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ डाइवर्जेंस बिल्ड होती जा रही है। ठीक है, जैसे आप साथ साथ डी जिसे आप साथ साथ DCA करते रहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको डाइवर्जेंस एक अच्छा पंप निकाल के देती है। अब देखो, TP वाइज डाइवर्जेंस यहाँ पर खत्म हो गया। ठीक है, इसी वजह से आप TP निकाल कर SL एंट्री लगाकर छोड़ देते हैं। उसके बाद भी कॉइन पंप होना पॉसिबल होता है, क्योंकि आप प्रोबेबली आप रिवर्सल पकड़ने के चक्कर में हो ना। नहीं, कंफर्म नहीं होता जब आप लाइव प्राइस, अभी तो यहाँ पर आपको ट्रेड करते हुए आसानी होगी, जब आप लाइव चार्ट देख रहे होगे, तब आपको बड़ी मुश्किल पेश आती है इसको समझने में ही, कि हाँ जी एक्चुअली डाइवर्जेंस अपेयर हो भी रही है कि नहीं। अभी ये हाइस क्रिएट हो रहे हैं ना, अब ये देखो, अभी दो एक कैंडल्स पहले, ये जब यहाँ कहीं पर था, ये इधर RSI इधर था, तब तक डाइवर्जेंस थी ना, है ना। अब हारमनी में चला गया ना प्राइस, हायर हाई और ये भी हायर हाई। ठीक है, अब इस ट्रेंड में अगर मैं लोअर टाइम फ्रेम पर जाऊँ, लाइक 30 मिनट पे, तो देखो अभी करंटली अभी डाइवर्जेंस अपेयर हो रही है कि नहीं हो रही, और ओवरसोल्ड में ही अपेयर हो रही है। हेयर 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 हेयर। अब ये अगर कैंडल इसी तरीके से ये 2 मिनट में क्लोज हो जाती है, 1 घंटा 42 सेकंड में, 40 सेकंड में क्लोज हो जाती है, तो हम इस डाइवर्जेंस को कंफर्म समझेंगे। ठीक है, अब ये, और इस पर वॉल्यूम चेक करेंगे, इसको चलो देख लेते हैं। अब देखो, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना इस कैंडल में रिलेटिव टू द लास्ट कैंडल, दैट्स अ पॉसिबल कंफर्मेशन एंड अ पॉसिबल रिवर्सल फॉर EGLD। ठीक है, ऑन द लोअर टाइम फ्रेम, और इसकी ट्रांसलेशन चाहिए होती है आपको हायर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, ट्रांसलेशन मतलब, अगर ये 30 मिनट से 1 आवरली पर शिफ्ट करूं, तो डाइवर्जेंस जो है वो 1 आवरली पर, क्योंकि अभी 1 आवरली क्लोज नहीं हुई ना, 1 आवरली कैंडल क्लोज नहीं हुई, वो अभी 55-40 सेकंड्स में क्लोज होती जाएगी। तो इस यहाँ पर कुछ ना कुछ डाइवर्जेंस का वो नजर आना चाहिए इफेक्ट के, नीचे लाजमी नहीं है यहाँ पर भी डाइवर्जेंस ही अपेयर हो। मैं कहने का ये मतलब है कि इस छोटे टाइम फ्रेम की जो डाइवर्जेंस है वो यहाँ पर बेयरिशनेस शो करे। ठीक है, यहाँ पर बेयर, जैसे ये कैंडल वो हैमर कैंडल अपेयर हो रही है ना, उल्टी पुट्ठी पुट्ठी हैमर, रिवर्स जो बेयरिश हैमर होती है, वो अपेयर हो रही है, सो दैट्स अ पॉसिबल रिवर्सल फॉर कॉटी, फॉर EGLD है। हमारा वॉल्यूम भी ठीक है, रिवर्सल के लिए तैयार है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इन अबाउट 13, 12, 11, 10, 9, 8 करते करते आपका ये डाइवर्जेंस यहाँ नीचे, ये कैंडल इधर नीचे क्लोज होगी, तो इंक्रीज हो रहे हैं, वॉल्यूम के लिए जाके पढ़ लेंगे, ये आपका बेयरिश, ये यहाँ पर डाइवर्जेंस कंफर्म हो गया। ठीक है, अब आपने इस कैंडल समेत यहाँ से 14 कैंडल्स आगे मार्क करनी है, ये हियर। अब इस रेंज के अंदर अंदर या तो प्राइस हार्मनी में चली जाए, अभी भी हायर हाई बना सकता है ना। ठीक है, अब आप यहाँ पर सपोजिटली यहाँ पर आप एंटर हो चुके हैं, विद एक्सपेक्टेंट के अगले तकरीबन 8 घंटे में, 6 घंटे में प्राइस जो है वो इधर नीचे आएगी। ठीक है, और अगर प्राइस नीचे नहीं आती, दैट मीन्स कि आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा। ठीक है, अभी करंटली ये हाईज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, अभी अगर अगली 2-3 कैंडल्स प्राइस हाई क्रिएट, हाई एक अगली ग्रीन कैंडल क्लोज करती है और RSI हाई क्रिएट करता है, हायर हाई बन जाता है, तो ये हारमनी में चला जाएगा, डाइवर्जेंस वहां एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है जी, यू एंटर एट द कंफर्मेशन ब्रो, कंफर्मेशन पर एंट्री लेते हैं आप। ठीक है, ये आप डाइवर्जेंस में, वॉल्यूम की भी डाइवर्जेंस अपेयर हो रही है, प्राइस हाइज पर जा रही है, वॉल्यूम कम है।
ठीक है जी, विद दैट सेड यहाँ तक आपका क्लास का वो ख़त्म हो रहा है, प्रॉब्ली लाइट ही ना चली जाए। यहाँ पर आपका वो ख़त्म हो रहा है कि क्लास जो है, रिकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पे फिनिश हो रही है। इसके बाद किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें, इस पे ट्रेड ले लें। हाँ ले लो जाओ, एसएल मैनेज करो और ले लो ट्रेड जाओ। क्वेश्चन पूछे जी, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर गोल्डन क्रॉस है और 1 आवर टाइम फ्रेम पर डेथ क्रॉस है और डेली पर भी डेथ क्रॉस है, तो ज़्यादा कौन सा सही है, स्कैल्प या डे ट्रेड के लिए? स्कैल्प के लिए 15 मिनट, ऑब्वियसली आप इससे पहले के डेली टाइम फ्रेम का स्विंग पेयर हो, आप कॉइन से पहले बाहर आ जाएंगे, या एसएल हिट होगा या टीपी। और दूसरी तरफ आप, अगर आपका वो है डे ट्रेड कर रहे हैं, तो आप हायर टाइम फ्रेम को ज़्यादा वो देंगे। इसके ऊपर, इसी छोटे से सब्जेक्ट के ऊपर एक टॉपिक सा है जो क्वालिटी ट्रेड्स वाले लेक्चर में कवर हो जाता है आगे, जब आपकी आखिरी आखिरी क्लासेस हो रही होती हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हमारा को गोल्ड Q&A चल रहा है, ऊपर ही जा रहा है। आरएसआई वीक था तो वो कैसे? मैंने पढ़ाते वक्त ये भी बता दिया था, आरएसआई बता पढ़ाते वक्त कि ओवरसोल्ड में जाने का मतलब ये नहीं होता कि आपने शॉर्ट करना। कॉइन काफी टाइम तक ओवरसोल्ड में रह सकता है और प्राइस ऊपर जा ही जाए, जा ही जाए, जा ही जाए। सिर्फ ये कन्फ्लुएंस काफी नहीं होता। टोटल लेक्चर्स कल गिनवा दिए थे मैंने, पता नहीं 6 7 रह गए। थ्रेड से निकल आप SLTP लगाएं। टाइम को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ना करें कि हाँ जी अब इतने टाइम बाद में बाहर आ जाऊंगा। SL लगाएं, TP लगाएं, या SL हिट होगा या TP, इतना सिंपल सा फंडा है ट्रेडिंग का। क्वेश्चन I have been asking you for 2 days. It would be a great help. मैंने अगर 2 दिन में आपका एक बार भी मैसेज देखा होता, मैं 2 दिन पहले बता चुका होता। सर हमें लाइव ट्रेडिंग करवाएंगे? यार ज़रूरत है आपको लाइव ट्रेडिंग करवाने की, इतना कुछ पढ़ाने के बाद भी? सर चार्ट पर लोअर हाई लोअर लो है, लोअर हाई लोअर लो है। अच्छा, तो ट्रेंड बेयरिश है ना? ये आपका लोअर हाई है, लास्ट हाई से लो, और ये लोअर लो है। तो यहाँ से फिर कैंचो इधर नीचे था, कोई परेशानी है? ये गोल्डन पॉकेट वाली टीपी हो रही है कि नहीं, 3 एंट्रीज और गोल्डन पॉकेट पर स्ट्रगल और वो सारी, ये कितना आसान है ट्रेडिंग, और कितनी आसान करके आपको पेश करूं। जो सर जी के चार्ट पर थे वो कौन से थे? CVDs वगैरह हैं, छोड़ो उनको, आपके हमें समझ में नहीं आएगी, उसके ऊपर क्लास आगे इंशाल्लाह कभी करेंगे। अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। क्वेश्चन, कॉन्फिडेंस आ जाता है एक बार प्रैक्टिस, कल देख लें। और दिखाई तो है अभी आपको, ये कोटी वाली कहानी नहीं दिखाई। अब आप इसमें एंट्री लें, इसका ये लास्ट हाई जो है, इसको इसके ऊपर एक एंट्री लगा के रखें 24 72 के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर प्रॉबेबली मोस्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई होगी, ये पॉइंट हिट करेगा ये, और इसके बाद प्रॉबेबली नीचे की तरफ खिसकने लग जाएगा, ना तो इसके ऊपर का सेल हिट हो जाएगा। अब हर बार जब लेट्स सपोज मैं बैठा हुआ हूँ ट्रेड करने के लिए, तो उसी टाइम पर जब आपको लाइव लाइव ट्रेडिंग इस वजह से नहीं कराई जाती है, इंस्टेड सिखाया जाता है कि लाजमी नहीं है जब मैं बैठा हुआ हूँ चार्ट पर बताने के लिए उसी टाइम ट्रेड्स मिले ही मिले।
गोल्डन पॉकेट 618 पॉकेट एक रेंज नहीं होती, 618 से 666 होती है सर। एक टिप दे दें रेंज हाई और रेंज लो मार्क करने के लिए। अगर ये वाला लेक्चर लिया होता ना तो ये क्लास ये वाला क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत ना पड़ती। एडवांस ट्रेडिंग में जाएं और ये वाइकॉफ मेथोडोलॉजीज में सेक्शन सेकंड वाला पार्ट जो है ये जाके पढ़ें। इसमें रेंज मार्क कैसे करते हैं ये देखो, रेंजेस के बारे में बताया हुआ है कि नहीं। एससी और एआर ये दोनों एक्यूमुलेशन है या डिस्ट्रीब्यूशन है। बीसी और एआर और एससी और एआर बाइंग क्लाइमैक्स और सेलिंग क्लाइमैक्स, इन दोनों के बीच में रेंज फाइंड हो जाती है। गोल्डन पॉकेट पर कैसे कंफर्म होता कि लॉन्ग पोजीशन या शॉर्ट आरएसआई का लेवल क्या होना चाहिए। मुबीन भाई मेहरबानी करें लेक्चर्स ले लें, मुझे पता है आपको आपने ये फिबोनाची वाला लेक्चर नहीं लिया हो, और अगर लिए हुआ है तो जब आपका क्वालिटी ट्रेड्स वाला लेक्चर होगा तो मैं ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके आपको ट्रेड लेते कैसे हैं चेरी पिक करके दिखा के भेजूंगा यहाँ से, मसला नहीं है। टीपी तो 50 टच है एंड एसएल कहाँ होगा, अभी मैंने मून भाई बताया नहीं है। एसएल जो होता है वो आप आरएसआई से नहीं निकाल सकते कि आरएसआई फलाना लेवल टच करेगा, क्योंकि अब कभी डाइवर्जेंस 40 के पास अपेयर हो रही होगी, कभी डाइवर्जेंस 20 के पास अपेयर हो रही होगी। तो इसका कोई रूल नहीं है कि आरएसआई की डाइवर्जेंस यहाँ अपेयर हुई है तो एसएल यहाँ होगा। आप चार्ट से निकालते हैं एसएल, आप कितना बेयर कर सकते हैं वहां से स्टॉप लॉस निकालते हैं। क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है, हेलो। हेलो हेलो हेलो। पिंडी में कहाँ रहते हैं, हाँ। ओपी ने कहा रहना में। अभी बता दिए हैं, 8 9 क्लासेस, 7 8 क्लासेस रहती हैं आपकी। ओके लेट्स सी गोल्ड के क्या कहानी है। अच्छा मैं ये रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ ताकि बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्कस हो जाएं। विद दैट सेड मिलते हैं आपसे अल्लाह ने वाले। हाँ जो रिकॉर्डिंग देख रहा है इसका कोई क्वेश्चन है आपका, किसी का इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क मी इन द जनरल चैट। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।